वेलकम टू माय चैनल श्रीगादिया। और यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की। ये बुक है एनसीईआरटी की और साइंस की इस बुक का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीवन की मौलिक इकाई यानी यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं वो है सेल यानी कोशिका के बारे में इस चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोशिका की बात आती है तो रॉबर्ट हुक की यहाँ पर बात आती है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही थे जिन्होंने 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। उन्होंने इसका नाम दिया जिसे सेल यानी कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी एक ऐसा छोटा कमरा जिसमें पूरे शरीर को चलाने वाले सभी आवश्यक तत्व यहाँ पर मौजूद थे। उपरोक्त घटना छोटी और अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एक एक होते हैं यानी कोशिकाएं होती है, और जीव विज्ञान में इसे कोशिका शब्द यहाँ पर यूज लिया गया। सजीव किससे बने हैं तो ये जो है हमने देखा था कि प्याज के छिलके पे सेफ्रामाइन की एक बूंद डालकर उसकी छोटी छोटी कोशिकाओं को हमने देखा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये आपका सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में जो लेंस यूज में आता है वो दोनों ही लेंस कौन से होते हैं, उत्तल लेंस यहाँ पर होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कोशिका की स्ट्रक्चर है, जिसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक डॉट है वो केंद्रक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, कोशिकाओं की स्ट्रक्चर है। अब ये संरचनाएं क्या है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है जो मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है। इससे हमें पता चलता है कि प्याज के छिलके में कितनी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं, जिसे कोशिका कहा गया है। ये सिर्फ प्याज के छिलके में नहीं, ये सभी जीवों में पाई जाती है। अब एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशिया, बैक्टीरिया हो सकती है, ऐसा हमें बाद में पता चला जैसे जैसे बायो डेवलप हुई। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु अंगों का निर्माण करती है, जैसे कि फंजाई है, पादप जंतु, ये सब है। तो हम सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव का विकास कैसे हुआ और ये कोशिकाएं अपनी प्रजाति कैसे बनाती है, अपनी जैसी और कोशिकाएं किस तरीके से उत्पन्न करती है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कोशिका का सबसे पहले पता, रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है, उसने कोशिका को जो कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। जे ई पुरोकंज ने 1829 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसे जीव द्रव्य कहा गया उसका पता लगाया। तो जीव द्रव्य का खोज किसने की है, जे ई पुरोकंज ने की है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। फिर उसके बाद दो जीव वैज्ञानिक थे, एन स्लीडन और टी स्मान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। तो ये चीज आप देखें कि एम स्लीडन और टी स्वान इन्होंने किसके बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। वो जीवन की मूलभूत इकाई है, क्या है, कोशिका। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है, ठीक है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद से कोशिका की जटिल संरचना, बहुत से अंगों को समझना यहाँ पर संभव हो सका। अब ये प्याज की छिल्ली वाला क्रियाकलाप तो पिछली 3 कक्षाओं से आप करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इनके बारे में मुझे फिर से कुछ बोलना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, रुधिर कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका है, चिकनी पेशी कोशिका, अंडाणु, अस्थि कोशिका, शुक्राणु, वसा कोशिका, ये सब कोशिकाओं से मिलके ही बनते हैं, ठीक है। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं यहाँ पर है। कोशिका की आकृति, आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है, इसलिए आप ऐसा फिक्स नहीं कह सकते भाई इस तरीके का डब्बे वाला स्ट्रक्चर ही कोशिका होती है। ये सब जो भी फोटो आपको बताए गए हैं ये सब किसके हैं, ये सब कोशिकाओं के ही फोटो हैं। इसमें केंद्रक की उपस्थिति आप देख सकते हैं, अलग है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, और इसमें यहाँ स्थित है केंद्रक, इसमें यहाँ स्थित है, इसमें यहाँ केंद्रित है, ठीक है। अब कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है तथा प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का क्या है यहाँ पर कि जीवों में कोशिका का आकार जो होता है लगभग स्थिर,
प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है तंत्रिका कोशिका इसका एक उदाहरण है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। सभी सजीवों का गुण है एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे करती है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि आपका हृदय है जो रुधिर को पंप करता है, आमाशय जो है भोजन को पचाता है। एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिनको क्या कहते हैं, हम कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग अपना एक विशिष्ट कार्य करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ का ये उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये आपके कोशिकांग के कारण ही एक कोशिका क्या होती है, जीवित रहती है और वो विभिन्न कोशिकाओं को अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका भी किससे मिलकर बनी है, कोशिका भी कोशिकांग से मिलके बनी है। अब यहाँ पर देखें आप कि यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। यानी एक जीव की अगर बात करें तो एक जीव में, यानी आपके हाथ में अगर आप जैसे गाल की हल्की सी स्किन छील के साइड में से लोगे या हाथ की जो आप स्किन की देखोगे तो यहाँ पर एक ही प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर आपको मिलेगी। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक 1665, ये तो आप रटे लीजिए। ठीक है, कोशिका के जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं से मिलके ही हमारा शरीर यहाँ पर बना है और कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए उपस्थित होते हैं। अब कोशिका के कौन कौन से गुण हैं, तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य यहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा कुछ पदार्थों को बाहर भी आने जाने देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यानी जिन चीजों की जरूरत है उनको अब्जॉर्ब कर लेगी और जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको अपनी माप से बाहर जाने देती। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है या कुछ पदार्थ जो है वो कोशिका से बाहर कैसे आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण का मतलब हमने देखा होगा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है जब से कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कोशिकीय अपशिष्ट है उसका निष्कासन आवश्यक होता है। ये कोशिका में एकत्र हो जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका के बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता में अंतर आता है तो बाहर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकलते ही बाहर जो होती है क्या, इसी प्रकार ऑक्सीजन की सांद्रता जब अंदर कम हो जाती है और बाहर ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, बाहर से ऑक्सीजन जो है वो कोशिका के अंदर चली जाती है। इस तरीके से गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर संपन्न होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसे परासरण कहते हैं। तो ये गैस की बात थी, गैस जो विसरण का गुण है वो किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। जब इसी तरीके से लिक्विड आर पार होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम परासरण कहते हैं। ये चीज आपको देखना है। प्लाज्मा झिल्ली के जल की गति जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें दाब कम होगा अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, उससे पहले जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी।
यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती, इसलिए कोशिका के मापन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे कि बाहर का विलयन जो है वो अंदर के विलयन से क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है। पुनः जल कोशिका के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक बाहर जल आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको देखना है कि कोशिका सिकुड़ेगी कब? जब घोल जो है वो अधिक सांद्रता का है। ठीक है, और कोशिका फूलेगी कब? जब घोल जो है आपका वो कम सांद्रता का है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिए हुए हैं। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्यतम त्वचा अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो तो 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करेंगे तो अंडा क्या होगा? फूल जाएगा। यानी परासरण द्वारा जल क्या होता है? अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा अगर नमक के सांद्रित विलयन में रखो तो 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो तो अंडा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्योंकि नमक का विलयन रखा तो नमक के विलयन की सांद्रता अंडे के अंदर उपस्थित जल से क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। और जब शुद्ध जल में रखा तो उसमें क्या होता है? अंडे के अंदर की सांद्रता ज्यादा होती है तो बाहर का जल अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इससे मतलब क्या निकला कि जो अंडे की अपेक्षा है वो नमक का घोल क्या हो गया? अधिक सांद्र हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपन जो कशमेश अपन पानी में भिगोते हैं तो वो भी इस तरीके से ही फूल जाते हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करती है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण भी परासरण के द्वारा ही होता है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना जाना, बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। आपका सवाल उठता है यहाँ से, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करती है? एंडोसाइटोसिस से प्राप्त करती है। तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली लचीली होती है जिससे क्या है? अमीबा उनमें पादाप बना लेती है और उन पादाप में जब भोजन फंस जाता है तो उससे अपना वो भोजन ग्रहण कर लेती है और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है कैसे कोशिका से अंदर बाहर आते हैं, ये चीज हमने पढ़ी। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, कोशिका भित्ति की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है पादपों में। ठीक है, जंतुओं में नहीं होती। पादप कोशिका में ये जो भित्ति होती है ना, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में क्या होता है? सेलुलोज वो पचा ही नहीं सकते। ऐसा कोई मानव शरीर में कोशिका नहीं बनी है जो कि सेलुलोज को पचा ले, इसलिए मानवों में सेलुलोज की जो भित्ति है, कोशिका भित्ति, वो केवल जो है पादपों में पाई जाती है। पादपों में सेलुलोज होता है, जंतुओं में नहीं होता है, इसलिए जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। आपने देखा होगा तने के चारों तरफ कठोर कठोर सा बाहर जो होता है आवरण, वो सेलुलोज का ही बना होता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। हम इस परिघटना को यहाँ पर देख सकते हैं। अब रियो की पत्ती को यहाँ पर पानी में डालकर स्लाइड में बनाया और उसमें हम देखेंगे
कि यहाँ पर स्लाइड में हरे हरे कण भी आपको दिखाई देंगे। वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का काम करता है, प्लस पत्तियों को हरा दिखाने का भी कार्य करता है। इस जो प्रैक्टिकल में है, हमसे पता चला कि जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाबी में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति की फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती है। तो यहाँ पर ये जो पानी जो कोशिका भित्ति दबाव डालती है, इससे ही क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ों में ऊपर तक पानी, टॉप पॉइंट तक भी, जमीन से टॉप पॉइंट तक पानी चला जाता है। ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रक। अब यहाँ पर हम देखेंगे केंद्रक, जो कि हमने देखा था कोशिका के बीच में सेंटर होता है। विभिन्न कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ चित्र अधिक गहरे और गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखें, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रोनिन तथा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है और यहाँ पर हम उसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। कोशिका विभाजन के समय यहाँ छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है, वो माता पिता के डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये सवाल आपका यहाँ से बनता है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी सूचनाएं कहाँ होती है? तो वहां डीएनए में होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीव कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही, उसमें यह डीएनए जो है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम में कौन सी चीजें संगठित होती है? तो क्रोमोसोम में क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, धागे के समान स्ट्रक्चर जो होती है, वो क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। किसमें? जनन की क्रिया में। यह कोशिका के विकास तथा परिपक्वन को निर्धारित करती है तथा साथ ही सजीव की कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करती है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली क्या होती है? नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही होता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो यानी आदि अथवा पूर्व, और कैरियोट का मतलब है कैरियोन यानी केंद्रक। यानी जिन कोशिकाओं में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोट कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, जो कि यूकैरियोट कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पोटिका यानी थैले की तरह एक स्ट्रक्चर होती है के साथ होता है, जबकि यूकैरियोट्स कोशिकाओं में बकायदा क्लोरोफिल और प्लास्टिड में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
उन जीवों में किस तरीके से होती है जिनकी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो उनमें ही होती है क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका होती है, एक थैली की तरह इनमें स्ट्रक्चर होती है। ये है प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं, ठीक है, जिनमें यहाँ पर केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं है। ये चीज आप देख सकते हैं। कोशिका द्रव्य की बात करें तो यहाँ पर ये हमने कई बार करके देखा है कि गाल की थोड़ी सी आप स्किन लेके उसको आप उसमें देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली आपको दिखाई देगी। इस चित्र में बहुत हल्का धब्बा था, ये कोशिका द्रव्य होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग या कोशिका के अंग कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर कोशिका जीव द्रव्य में कौन कौन आ गया, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य दोनों आ गए। कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते, जबकि यूकेरियोट्स कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, तो उसमें बाकी के जो अंग हैं वो भी कम होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। तो जो वायरस है उसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर सजीव में उपस्थित होता है तो यह सजीव होता है और बाह्य वातावरण में ये निर्जीव अवस्था में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दिया गया है कि प्रोकैरियोट्स है उनका आकार जो है 10⁻⁶ यानी 1 μm के बराबर होता है, जबकि यूकैरियोट्स की जो कोशिका होती है वो 5 से 100 μm के बराबर होती है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय क्षेत्र जो है यहाँ पे सुस्पष्ट होता है यूकैरियोट्स में और केंद्रीय झिल्ली से ढका हुआ रहते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पर एक होता है, क्रोमोसोम इसमें एक से अधिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स कोशिका में क्रोमोसोम कितने होते हैं, एक होता है, और यूकैरियोट्स में कोशिका में एक से अधिक होते हैं। ये चीज आपकी यहाँ पर थोड़ी अलग देखने को मिलती है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कोशिका अंगक की अगर बात करें तो कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती है। यह यूकैरियोट कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोट कोशिकाओं से अलग करता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या है, अंगक पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ही ऐसे अंगक नहीं पाए जाते। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, ये कोशिकांग, अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्गी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, ये सब क्या है, कोशिकांग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सबसे पहले अंतर्पृथ्वी जालिका बोलो, अंतर्द्रव्य जालिका बोलो या ईआर जिसको बोलो। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा यंत्र है। कि लंबी नलिकाएं गोल या आयताकार थैली यानी की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी अंतर्पृथ्वी जालिका। खुरदरी अंतर्पृथ्वी जालिका यानी RER जो है सूक्ष्मदर्शी देखने पर खुरदरी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं खुरदरी अंतर्पृथ्वी जालिका पर। राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। सवाल आपका उठता है यहाँ से कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है आपका राइबोसोम में होता है। और ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, ये खुरदरी अंतःपद्मीय जालिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो तैयार राइबोसोम्स हैं वो अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, जबकि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका जो है SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका द्वारा क्या होता है, वसा प्लस वसा अथवा
लिपिड अणुओं के निर्माण में कौन सहायक है? चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका सहायक है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा जो है कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। देखो, यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? वसा तथा लिपिड। और उधर से क्या बन रहा है आपका? राइबोसोम से। राइबोसोम से आपके बन रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण वहां पर हो रहा है। तो कुछ प्रोटीन और वसा जो है कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवात जनन कहते हैं। यानी जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है आपकी? जीवात जनन की प्रक्रिया हो रही है आपकी अंतःद्रव्यी जालिका में संपन्न हो रही है। ये चीज आप यहाँ पर देखें, ये सवाल आपका यहाँ से बनता है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम तथा हार्मोन की भांति कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य प्रोटीन और वसा जो है वो एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में अंतःप्रद्वीय जालिका भिन्न रूप से दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका का निर्माण करती है। तो यहाँ हम देखेंगे जंतु कोशिका की बात हुई है। और आपके ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है अंतःप्रद्वीय जालिका की, ये खुरदरी की है यहाँ पर। और इसी के साथ में ये चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका है। खुरदरी पर ये छोटे छोटे से डोट भी लगे हुए हैं। ये डोट आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे। गोल्जी को पढ़ेंगे, केंद्रीय झिल्ली को पढ़ेंगे, केंद्रक को पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जा रहे हैं, माइक्रोकोन्ड्रिया जो कि हमारा शक्ति ग्रह कहलाता है, तारक केंद्र, लाइसोसोम, ये सब आपकी क्या है? कोशिकांग है, गोल्जिकाए है, ये सब आपकी कोशिकांग है। इस प्रकार अंतःप्रद्वीय जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों केंद्रक के मध्य पदार्थों यानी स्पेशली प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। प्रद्वीय जालिका की कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी कौन करता है? अंतःप्रद्वीय जालिका करते हैं। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में एसीआर जो है, एसीआर कौन सा? चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी, यानी कशेरुकी जो जंतु है, कशेरुकी जंतुओं के यकृत में, किसमें? कशेरुकी जंतु के यकृत की जो चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका है वो क्या करती है? विष और दवा का निराविषीकरण भी करने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोल्जी की अगर बात करें, गोल्जी उपकरण जिसे कहते हैं, कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। तो इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, चपटी पुट्टिकाओं का एक यंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क जो है किससे होता है? अंतःप्रद्वीय जालिका की झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, गोल्जीकॉय उपकरण इस तरीके से एक के ऊपर एक ये लगी हुई है। ठीक है, और ये किससे जुड़ी रहती है? अंतःप्रद्वीय जालिका से ये जुड़ी रहती है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे कि अंतःप्रद्वीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, जो उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, और सवाल जो बनता है आपका कि गोल्जी के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी के द्वारा ही होता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में क्या होता है? झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कि आरईआर इन एंजाइमों को बनाते हैं। आरईआर मतलब खुरदरी अंतःप्रद्वीय जालिका जो है, ये पाचक एंजाइम बनाते हैं लाइसोसोम के। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। लाइसोसोम क्या करता है कि जो कोशिका के बाहरी पदार्थ हैं अनावश्यक, और कोशिका के जो टूटे फूटे भाग है उनको पाचित करके कोशिका को क्या करता है? साफ सुथरा रखता है।
कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया है या भोजन या पुराने जो है अंगक, उसको क्या करता है, लाइसोसोम नष्ट कर देता है। ठीक है, और लाइसोसोम क्या करता है, उसके लाइसोसोम में चले जाते हैं सब और उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय जो मेटाबॉलिज्म होती है यानी उपापचय क्रियाएं हैं, उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है और इसका जितना भी एंजाइम होता है वो सारी कोशिका को क्या कर देता है, पाचित कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चीज क्लियर है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। राइबोसोम क्या था, कंफ्यूज नहीं होना। राइबोसोम जो था वो प्रोटीन संश्लेषण में काम आ रहा था और लाइसोसोम जो क्या है, अंगों को पचाने में यानी कोशिका को खाने में, यानी जिसे हम कहेंगे आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली कौन सी है, लाइसोसोम आपका है। कैमिलो गोल्जी की बात करें तो 7 जुलाई 1843 में ब्रेसिका के समीप कैरेटोनो में इनका बर्थ हुआ था। उन्होंने पाविवा विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविवा सेंट मेरियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबियटो ग्रेसा के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिकीय संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को क्या कहते हैं, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया और विशेषता यह है कोशिकाओं को कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वो इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। वॉल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ में संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर इनको मिला। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, तो ये आता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिका का क्या कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। ये सवाल आपका यहाँ से बनता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली से बना होता है, 2 झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ठीक है, ये वलय जो है एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बना देती है। ठीक है, एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के बड़े क्षेत्र को बड़ा बना दे रही है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या है, एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, अब शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का प्रयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन भी क्या है, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी एक नॉलेज के हिसाब से ठीक है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं और ये अपना प्रोटीन भी स्वयं बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो जनरली पूछा जाता है वो 2 सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का बिजली घर है, शक्ति ग्रह है, और ये जो कोशिका को है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है और इसमें क्रिस्टीना की चर्चा नहीं हुई है, क्रिस्टीना भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं यानी रंगीन प्लेस्टिड, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्लेस्टिड 2 प्रकार के थे। कौन से, एक तो क्रोमोप्लास्ट था और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट था।
क्रोमोप्लास्ट में क्या हुआ, क्लोरोफिल हुआ। अगर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल हुआ तो उसे क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। किसमें होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत से झिल्ली और परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, रंग होते हैं, ठीक है, जिस रंग का होता है, जैसे कि उसमें क्लोरोफिल है तो उसको क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। रसधानियां जो है ठोस एवं तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में जो रसधानियां बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का कम से कम 50 से 90% तक तो क्या होता है, रसधानियां ही होती है कई पौधों में, ठीक है, सारे पौधों में नहीं, कई पौधों में। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति या कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार है, तो यहाँ पर रसधानियां है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों की कोशिका से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो रसधानियों में जो पौधे हैं उनकी प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नए प्रोटीन निर्माण, इन सब के कारण विभिन्न अंगों के कारण ही हो पाता है। कोशिका सजीव की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये सवाल बहुत ही कॉमन है मगर पूछा गया बहुत बार है। कोशिका विभाजन की बात करें तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन या प्रजनन हेतु युग्मक उनका बन जाता है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन जो होता है, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। दो प्रकार से यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक जो कोशिका है, जिसे मात्र कोशिका भी हम कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि संतति कोशिका जो होती है यानी पुत्री कोशिका जो है उसमें मात्र कोशिका में और पुत्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर समसूत्री विभाजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणसूत्र कितने हैं इसमें, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 1 और 2 है, 1 2 1 2 है। तो इस तरीके से मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, 1 से 2 यहाँ पर बनती है। ठीक है, यह जीवों में वृद्धि और उत्तकों में मरम्मत में सहायक होती है। तो जंतुओं में वृद्धि और उत्तकों में मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जंतुओं में वृद्धि तथा उत्तकों में मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये चीज आपको रट लेनी है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है जो एक विसेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण विभाजन कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें पहले तो ये देखो आप कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हो रहा है, प्रजनन अंगों में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हो रहा है, प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, और उत्तकों की भी कौन सी, उत्तकों में भी विशेष कोशिकाएं हैं जो क्या बना रही है, युग्मक का निर्माण कर रही है और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन कर रही है। अर्धसूत्री विभाजन दो तरीके से होता है। ठीक है, दो प्रकार से होता है। पहले में तो क्या होता है,
इसमें जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है, इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं से मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आपने सोचा है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी ही क्यों हो गई? तो ये आपकी इसमें नहीं है, हायर क्लासेस में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो इनसे क्या होती है, आधी रह जाती है। तो पहला तो इसमें क्या होता है यहाँ पर कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। फिर ये जो दूसरा फेज होता है ये समसूत्रीय विभाजन जैसा ही होता है, जो आगे की क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि समसूत्रीय विभाजन किसमें होता है। तो समसूत्रीय विभाजन जो है कोशिक जीवों की वृद्धि में और उत्तकों की मरम्मत के लिए समसूत्रीय विभाजन काम में आएगा, और प्रजनन अंगों में और उत्तकों की विशेष कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन काम आएगा। ये 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। समसूत्रीय विभाजन में जो जीन की संख्या है वो मात्र कोशिका के बराबर रहती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और सेकेंड फेज में क्या होता है, समसूत्रीय विभाजन यहाँ पर होता है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये एग्जाम में बहुत सीधा सा सवाल है पर 100 बार पूछा गया है। कोशिका के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये सवाल भी आपका कई बार पूछा गया है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। ये पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये सवाल भी पूछा गया है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण यानी दाबी घोल के माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल यानी माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है पादप कोशिकाओं में। ठीक है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है ना वो खा जाता है। यूकेरियोट्स में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये कोशिका को जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है कोशिका की। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ईआर क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका है जो अंतः कोशिकीय परिवहन उत्पादन सतह के रूप में कार्य करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका में खुरदरी परद्रवीय जालिका थी, जो खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका थी इसमें राइबोसोम था और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका जो है वो वसा और लिपिड का निर्माण करती है। गोल्जी उपकरण झिल्ली जो है झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग का काम करता है। ये पैकेजिंग वाला शब्द है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे भी सवाल पूछा गया है। इसके बाद लाइसोसोम इसमें आएगा, शायद बाद में लाइसोसोम राइबोसोम्स आएंगे। अधिकांश जो है लाइबोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका को ऊर्जा किसमें प्रदान करती है? एटीपी के रूप में प्रदान करती है। लाइसोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो कोशिका के टूट फूट अंगों को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। और बाद में अगर कोशिका मृत हो जाती है तो फिर ये क्या करता है? मृत कोशिका में लाइसोसोम क्या करेगा? फट जाएगा और कोशिका को ही खत्म कर देगा। ठीक है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंग जैसे प्लास्टिड होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसके लिए? रंगीन होने के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? या तो सफेद होता है या फिर क्या होता है? रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ये हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। हरे पत्तियों का रंग भी इसी के कारण हरा होता है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? संचयन करना होता है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका के स्थिति को बनाए रखती है। यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है। ठीक है, उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में क्या होता है? कोई भी झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है। उनमें क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंग के रूप में होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स क्या होती है?
जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, और यूकेरियोट्स जो कि इंसानी कोशिकाएं जो होती हैं। तो कोशिकाएं जो इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि के लिए होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो किसके लिए होता है। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हमने देखा था, जिसमें संतति में जो है पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। और प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं यूकेरियोट्स कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। यदि प्लाज्मा झिल्ली भट जाए और टूट जाए तो क्या होगा, गोल्जी का उपकरण न हो तो जीवन का क्या होगा, परासरण। इसमें हम जो है, अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है तो हम सीधा वही देखेंगे। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ ही हम फिर नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।